प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया था। आज हम उसी के क्रम में आगे पढ़ रहे हैं संपूर्ण संख्याएं और उन्हीं में हमने जो कि गुणनखंड और गुणज पढ़ा था उस पर आधारित कुछ उदाहरण लेने वाले हैं। तो चूँकि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वह संख्या होती है जिसका उस संख्या में पूरा भाग जाता है। तो पहले हम शुरुआत उन्हीं से करते हैं जो कि है गुणनखंड पर आधारित। देखिए, पहला हमने बिंदु लिया 6 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं और साथ ही साथ हमें 28 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। चूँकि पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं पूरा भाग जाएगा, तो 6 के गुणनखंड में हमें वो संख्याएं लेनी होंगी जिनका पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हम साथ ही साथ पूर्व में ये भी जान चुके हैं कि कोई भी संख्या है उसके गुणनखंडों में एक तो आना ही है, साथ ही साथ वो जो संख्या है वो भी उसका गुणनखंड होती है। अर्थात 6 के सभी गुणनखंडों में 1 और 6 तो निश्चित तौर पर आएगा। ऐसे ही आप समझ गए होंगे 28 के सभी गुणनखंडों में 1 और 28 तो निश्चित तौर पर आने ही वाला है। ठीक है ना। और साथ ही साथ हमने चर्चा की थी कि गुणनखंड जो होते हैं वो जो संख्या होती है उसके बराबर या उससे कम होते हैं। अर्थात हम इसमें भाग देंगे 2 का, 3 का, 4 का और 5 का और फिर जांचेंगे कि वो उसके गुणनखंड है या नहीं। पूरा भाग जिनका जाएगा वो उसके गुणनखंड होंगे और जिनका पूरा भाग नहीं जाएगा वो गुणनखंड नहीं होंगे। इसी प्रकार से 28 में करेंगे। क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 28 के बीच की संख्याएं ढूंढेंगे जिनका पूरा भाग जा रहा है वो उसके गुणनखंड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं 6 से। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 में हम, चूँकि 1 तो उसका गुणनखंड है ही, अब अगली संख्या क्या हो गई 2। तो हम 2 का भाग दे करके देख लेते हैं क्या इसका पूरा भाग जा रहा है या नहीं। तो हम जानते हैं 2 तिया 6 पूरा भाग जा रहा है, अर्थात 2 6 का गुणनखंड है। तो हम 6 के गुणनखंड में इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3। आ रही बात समझ में। इससे पूर्व में अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 6 के गुणनखंड थे 1 गुणा 6। 1 का अगर भाग देते तो कितनी दफ़ा जाने वाला है, 6 बार। ठीक है ना। अब 2 के बाद में हम अगला देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब हमने बात की थी 1 का भाग 6 दफ़ा जा रहा है तो इसके गुणनखंड 1 भी था और 6 भी था ना। इसी प्रकार से चूंकि 2 का भाग 3 दफ़ा जा रहा है तो हम यहाँ से भी समझ गए कि 6 के गुणनखंड 2 भी हैं और 6 के गुणनखंड 3 भी है। और ये चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो बेहतर रहेगा कि आप उस वीडियो को देखें और फिर हमारे साथ जुड़ें। तो समझ में आ रहा है कि 2 भी इसका गुणनखंड है और 3 भी इसका गुणनखंड है। तो चलते हैं अगली संख्या की तरफ जो कि है हमारी 4। तो 4 का हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेष कितना रहने वाला है 2। पूरा भाग नहीं गया, अर्थात 4 इसका गुणनखंड नहीं है। अगली संख्या लेते हैं हम 5। तो 5 का पूरा भाग जाएगा क्या, देख लेते हैं। 6 5 एकम 5 बच गया 1, अर्थात 5 का भी इसमें भाग नहीं जाता है। तो अगली संख्या हम क्या लेने वाले हैं 6। और 6 के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं कि 6 इसका गुणनखंड है और यही सबसे बड़ा गुणनखंड भी है। तो हमारे पास यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमारे गुणनखंड क्या होने वाले हैं 1 2 3 और 6। हम इसको इस तरह से यू शेप में भी लेकर के सकते हैं। ठीक है ना। तो 1 2 3 और 6 तो है ही है। ठीक है ना। तो 6 के कितने गुणनखंड हुए 4। अब बात करते हैं 28 की। तो 28 में 1 के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम 28 को, शुरुआत से ले लेते हैं। में अब हम बात कर चुके हैं कि 28 का गुणनखंड 1 × 28 तो है ही है। उसी आधार पर आप कह सकते हैं कि 1 भी लिख दिया हमने और 28 भी लिख दिया। ठीक है ना। फर्स्ट सबसे छोटा ये होने वाला है और सबसे बड़ा यही होने वाला है, ये दोनों ही होने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे छोटा भी हमें इसी में मिलेगा और सबसे बड़ा भी हमें इसी में मिलने वाला है। ठीक है। तो अब बात करते हैं 28 में क्या 2 का भाग जाएगा। तो 2 का अगर पूरा भाग जा रहा है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 4 दफ़ा गया तो ये हो गया पूरा भाग गया, क्या आया 14। तो 28 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 14। ठीक है। अब अगली संख्या किसका भाग देने वाले हैं 2 के बाद में हम 3 का। तो 28 में हमने किसका भाग दिया, अब 3 का। तो 3 9 27, शेष क्या रह गया 1 शेष रह रहा है ना। तो 1 शेष रहे तो इसका गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगली संख्या पर। 3 के बाद अगला नंबर किसका आता है 4 का। तो 28 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 7 28 पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इसका गुणनखंड हो गया 4 जो कि 7 से गुणा करके मिलने वाला है।
ठीक है, चलते हैं अगली संख्या पर जो कि है 28 के 4 के बाद अगली संख्या क्या होने वाली है? बिल्कुल 5 होने वाली है। तो 5 पचम 25, शेष कितना रह गया? 3। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति में 5 इसका गुणनखंड नहीं है। और वैसे भी हम जानते हैं 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके पीछे अर्थात इकाई के अंक में या तो 0 होता है या 5, क्योंकि 5 के पाड़े में होता है 5, 10, 15, 20, 5 0 5 0 होता है ना। तो 28 चूँकि इकाई का अंक 8 है तो 5 का भाग तो नहीं जाने वाला था। खैर हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट संख्या क्या लेने वाले? 6। तो 6 की बात कर लेते हैं। 28 में नेक्स्ट भाग दे रहे हैं हम 6 का। तो 6 एकम 6 चौक 24, शेष कितना रह गया? 4। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो 6 भी इसका गुणनखंड नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं 28 में किसका भाग देने वाले हैं? 7 का। तो 7 चौके 28, ठीक है। तो यहाँ पूरा पूरा भाग चला गया, अर्थात 7 का भाग जा रहा है 4 दफ़ा। 7 का भाग जा रहा है 4 दफ़ा। ध्यान से अगर देखें तो ये आपस में दोनों संख्याएं एक दूसरे की उल्टी हैं। 4 गुना 7, 7 गुना 4, अर्थात अब हम समझ गए कि अगला भाग हमारा 7 के बाद किसका जाने वाला है? 14 का। और लास्ट किसका जाने वाला है? 28 का। मतलब मेरे कहने का हम यहाँ पर जब आपके पास संख्याएं उलटनी शुरू हो जाएं गुणनखंड में तो आप आराम से वहीं रुक सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कि जैसे संख्या उल्टी या सेम आने लग गई, जैसे कई दफ़ा 36 का गुणनखंड होता है 6 इंटू 6, तो आप समझ जाएं कि हमें और आगे 7 का 8 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 4 इंटू 7, 7 इंटू 4 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके गुणनखंड जो होंगे वो होंगे क्या? 1 2 4, वो u बनाएंगे, 7 14 28। तो इसके गुणनखंड होंगे 1 2 4 7 और 7 के बाद 14 और लास्ट में हमारा 28 तो है ही, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दोनों 6 के गुणनखंड भी आ गए सभी और 28 के भी आ गए। अब बात आती है हमने केवल इन 2 को ही क्यों चुना? तो इससे हम सीखने वाले हैं संपूर्ण संख्या। ध्यान दीजिए इनके गुणनखंडों पे। अगर मैं इन सभी गुणनखंडों को जोड़ दूं अर्थात 1 + 2 + 3 + 6 कर दूं तो कितना होने वाला है? 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 6 12, ठीक है। ये 12 अगर ध्यान से देखें तो जो हमारी संख्या थी 6 उसका क्या है? 2 गुना है 6 का 2 गुना 12 हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं इन सभी गुणनखंडों को जोड़ दूं जो कि 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 जोड़ देते हैं इनको। 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 कितना हो गया? 56। अगर ध्यान से देखें तो ये भी क्या 28 का दुगना है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उसी संख्या से दुगना होता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले थे, ठीक है ना। तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, अभी हमने योग किया था, उस संख्या का 2 गुना हो। मेन बात यहाँ पर संख्या से दुगनी होनी चाहिए उनके योग की, तो वह संख्या क्या कहलाती है? एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। और 6 और 28 जिसके बारे में हमने चर्चा की क्या है? संपूर्ण संख्याएं हैं। तो ध्यान दीजिए ये इकाई की संख्या है और ये दहाई की, और इकाई और दहाई की 2 संख्याएं तो बता दी हैं, आगे सैकड़े और हज़ार की संपूर्ण संख्याएं कौन सी है ये आप ढूंढ के बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर जो आपकी किताब में दिया हुआ है। क्या 10 एक संपूर्ण संख्या है? वो हमसे जानना चाह रहा है कि 10 संपूर्ण संख्या है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? बिल्कुल हम इसके सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 10 के बारे में बात करें तो 10 के गुणनखंडों में शुरुआत कहाँ से होगी? बिल्कुल 10 में सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी 1 गुणा 10, अर्थात सबसे जो छोटा गुणनखंड हमारा होने वाला है 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होने वाला है? 10, और बाकी के गुणनखंड इस 1 और 10 के बीच में होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 10 में 2 के भाग से। तो 2 का भाग दिया कितनी दफ़ा गया? 5 दफ़ा। पूरा भाग जा रहा है ना, तो हमारा एक गुणनखंड हुआ 2 × 5, अर्थात 2 इसका गुणनखंड और 5 भी इसका गुणनखंड है। नेक्स्ट हम 10 में भाग किसका देंगे? 3 का। 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाने वाला क्योंकि 3 तिया 9, एक शेष रह गया। ऐसे ही 10 में अब हम नेक्स्ट भाग कितना देने वाले हैं? 4 का। तो 4 दूनी 8, शेष कितना रह गया? 2। 4 भी 10 का गुणनखंड नहीं है। अब बात हम नेक्स्ट 5 पर। तो 10 में 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10। आप देख रहे हैं पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं? 5 × 2,
फिर वही बात जैसे हमने पूर्व में चर्चा की है, संख्याएं उलटने लग गई हैं, तो हमें आगे जाने की नहीं है। अब हमारा u बनने वाला है, अर्थात 1, 2, 5 और 10, ये u बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1, 2, 5, 10, 1, 2 और 5, 10 तो हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन सभी गुणनखंडों का योग करना है। कहते हैं गुणनखंड, अर्थात गुणनखंडों का योग। एक प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, ठीक है, जो कि आ रहा है 2 और 1 3, 3 5 8 और 10 कितने हो गए 18। क्या ये हमारी जो संख्या है, कौन सी संख्या हमारी 10, क्या ये 10 का दोगुना है क्या? संख्या 10 का दोगुना कितना होता है 20, जबकि हमारे पास मान कितना आ रहा है 18। तो क्या 18 और 20 बराबर है? नहीं है, नहीं है। तो हम क्या समझ गए कि 10 एक संपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अगर ये बराबर आ जाता योग अर्थात दुगना आ जाता तो हम निश्चित तौर पे कह सकते थे कि एक संपूर्ण संख्या है। चलें आगे, अब हम लेने वाले हैं उदाहरण। उदाहरण 1, 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें 68 के अंदर जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है उनको लिखना है। तो 68 के सभी गुणनखंड लिखने के लिए 68 के सभी गुणनखंड, ठीक है। और यहाँ पर पे हम जानते हैं सबसे पहले भाग किसका देंगे हम, बिल्कुल 1 का देंगे। तो 68 में 1 का भाग हम जानते हैं 68 दफ़ा जाने वाला है ना, 1 का भाग तो पूरा पूरा उतनी संख्या तक जाता ही है ना। तो हमारे को पता चल गया ऐसे में हमारा सबसे छोटा गुणनखंड कौन होने वाला है 1, और सबसे बड़ा गुणनखंड हमारा होने वाला है 68, अर्थात बाकी के जो गुणनखंड आने वाले हैं वो इन दोनों के बीच में आने वाले हैं। हमें 2 से लेकर के 67 तक को चेक करना होगा कि इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। क्या हमें ऐसा करना होगा क्या? नहीं। हम क्या करेंगे, हम कुछ संख्याओं का जब तक भाग जाता जाएगा, नहीं अगर रुक जाएगा तो अगली संख्या को ले लेंगे, और ये भाग हम तब तक चेक करने वाले हैं जब तक संख्या रिपीट होना या पलटनी शुरू ना हो जाए। देखिए कैसे करते हैं हम। तो शुरुआत चूँकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 है तो निश्चित तौर पर 2 का भाग तो जाना ही है, और जब 2 का भाग देंगे तो वो जाएगा 34 दफ़ा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 का भाग दे करके देख लेते हैं 68 में, ठीक है ना। 68 में 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, और यहाँ से उतर के आया 8, ठीक है ना। फिर वापस 3 दूनी 6 और शेष बच रहा है 2। चूँकि शेष बच रहा है इसका मतलब हम समझ गए 3 इसका गुणनखंड नहीं है, तो 3 को तो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। अगली संख्या क्या लेंगे हम 4। तो 68 में 4 का भाग देकर देख लेते हैं। 68 में जब हमने 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4 और 6 में से 4 गए 2 बचे 28, 4 7 28, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब हम 4 को इसके गुणनखंड के रूप में लेने वाले हैं, ठीक है। 4 के बाद चूँकि इकाई के स्थान पर फिर से वही बात 8 है तो 5 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं 5 के बारे में 5 और 0 ही होता है, अर्थात जिन संख्याओं में अगर पीछे अगर यहाँ 0 या 5 होता तो निश्चित तौर पे 5 का भाग जाता, और किस संख्या में तो 5 का भाग नहीं जाता ना। तो नेक्स्ट अगली संख्या क्या लेने वाले हम 6। तो 68 में 6 का भाग दे करके देख लेते हैं। 68 में जब हमने 6 का भाग दिया तो देख पा रहे हैं 6 का 6, शेष बचा 8, ऊपर से उतना मतलब 6 का 6, और अब शेष बचा हमारा 2, अर्थात पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो हम 6 को ऐसे में गुणनखंड के तौर पे नहीं लेने वाले। अगली संख्या क्या लेने वाले हैं 7, और हम जानते हैं 7 के पहाड़ा 7 दाया 70 होता है, और 70 से पहले 68 होता है, जो कि 7 के पहाड़े में तो नहीं आता ना। तो समझ में आ रहा है 7 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जाने वाला। अगली संख्या 8 लें तो 8 के बारे में 8 के पहाड़े में 8 8 64 होता है, और उससे अगर आगे चले जाए तो 8 9 72 होता है, 68 तो वहाँ पर भी नहीं आने वाला। तो 8 के बाद अब अगली संख्या हम क्या लेंगे, बिल्कुल 9 लेंगे, और 9 के पहाड़े में भी 68 नहीं आता है, ठीक है ना। 9 7 63 होता है, ठीक है ना, याद है ना आपको। तो 9 का नहीं जाएगा, और 10 का तो चूँकि 0 पीछे नहीं है तो 10 का भाग भी नहीं जाने वाला। फिर बात करते हैं 11 की। तो 11 के पहाड़े में 11 6 66, याद है ना आपको, क्योंकि 11 के पहाड़े में तो 11 22 33 संख्या रिपीट होती है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे 66 आएगा, 68 तो नहीं आएगा, फिर कुछ ना कुछ शेष रहने वाला है ना, ठीक है। तो 11 का भाग भी नहीं जाने वाला। और अगर हम 12 के पहाड़े की बात करें तो बच्चों अब आपको समझ में आ रहा है ना पहाड़े याद होना कितना ज़रूरी होगा। तो मेरी आपको राय यही, कम से कम आप 20 तक तो पहाड़े याद करके रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे
और हो सकता है आप में से कईयों को याद भी होंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। और अगर है तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत जल्दी से करने वाले। 68 12 के पहाड़े में भी नहीं आता क्योंकि 12 पंजे 60 होता है और उससे आगे वार्षिक 72 होता है, तो 68 तो यहाँ भी नहीं आने वाला। 13 के पहाड़े में भी 68 नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब फिर बात करते जाते हैं आगे, कहाँ तक जा सकते हैं। 14 के पहाड़े में भी नहीं आता है 68, 15 के पहाड़े में भी नहीं आता और 16 के पहाड़े में भी 68 नहीं आता है। फिर सीधा आता है 17 के पहाड़े में। 17 चौके क्या होता है 68, तो ये हुआ 17 का पहाड़ा 4 दफ़ा। और आप देख पा रहे हैं कि अब संख्याएं पलटनी शुरू हो गई, यानी कि 4 गुणा 17 की जगह अब क्या आ गया 17 गुणा 4। तो अब हमें ऐसे में रुक जाना है और हमें लेना है इन संख्याओं को, ठीक है। और ये संख्या क्या बनने वाली, 1 2 4 17 34 68 और 1 68 तो हम लिख चुके हैं। तो बाकी संख्याएं कौन कौन सी आने वाली हैं, 2 4 17 और 34, ठीक है ना। तो ये क्या हो रही है, सबकी सब संख्याएं 68 के गुणनखंड होने वाले। नेक्स्ट हम लेने वाले 36 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 36 के गुणनखंडों के लिए हमें वही लिखना होगा, 36 के सभी गुणनखंड, ठीक है। और गुणनखंड में वही जैसे हमने अभी यहाँ पर 68 के साथ किया, सेम वही स्टेप्स लेने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहाँ से, बिल्कुल 1 से करेंगे। तो 36 के गुणनखंडों में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 से, जो कि 36 दफ़ा तक जाने वाला है, ठीक है ना। और हम यहाँ भी समझ रहे हैं सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड 36 होने वाला है, बाकी गुणनखंड इनके बीच में होने वाले। तो चूंकि वापस यहीं पर पे इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही, और वो कितनी दफ़ा जाने वाला है 18 दफ़ा, ठीक है। और 36 में 3 का भाग भी जाता हुआ दिख रहा है, जो दिख ही रहा है ना सामने, 3 गुणा 12, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 4 का भाग में हम जानते हैं 4 9 में 36 होता है, ठीक है ना। और फिर 5 का भाग नहीं जाएगा, इकाई के स्थान पर 6 है, ठीक है ना। फिर 6 का बिल्कुल 6 का जाएगा, 6 6 36, 6 दफ़ा जाने वाला है। और देख पा रहे हैं आप यहाँ पर पे संख्याएं रिपीट होनी शुरू हो गई, अर्थात उसी संख्या को उसी से गुणा कर रहे हैं। हमने पूर्व में चर्चा की थी, ऐसे में हमें रुक जाना है, लेकिन फिर भी एक स्टेप आगे चल लेते हैं, ठीक है। 6 के बाद बात करते हैं 7 की, तो 7 के पहाड़े में 36 नहीं आता, 7 पंजे 35 आता है। ऐसे 8 की बात करें तो 8 के पहाड़े में 8 चौक 32 होता है और उससे आगे चले तो 8 पंजे 40 होता है, तो 36 नहीं आ रहा है। 9 की बात करें तो 9 चौक 36 बिल्कुल आ गया, 9 चौक 36। और हम देख पा रहे हैं ये संख्या हो रही है ना। तो यानी कि अब 9 के बाद अगला किस संख्या का भाग जाने वाला है, बिल्कुल 9 के बाद 10 का 11 का भाग नहीं जाएगा, सीधा 12 का जाने वाला, 13 14 15 16 17 का नहीं जाएगा, 18 का जाने वाला है। और इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे 19 से लेकर 35 तक भी संख्याओं का भाग नहीं जाने वाला। देखा समय बच गया ना हमारा, तो बस ऐसा ही करना, हमें सारी संख्याओं का भाग देने लग गए तो बहुत टाइम लगने वाला, अनावश्यक समय वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसे में क्या करना है, हमें ये संख्याओं को ले लेना है, ठीक है। और इनको नोट डाउन कर देते हैं। तो 1 लिख चुके हैं पहले ही, 2 आया, 3 4 6 और फिर 9 12 18 और 36, ठीक है। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 में गैप थोड़ा कम है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि 9 के बाद क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी तक तो हमने बात की थी गुणनखंड की। अब उदाहरण 3 में क्या कह रहे हैं, 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो बच्चों जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं गुणजों के बारे में, ठीक है। गुणज को हमने कहा था कि जो गुणज होते हैं वो गुणा करके प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात जिस किसी भी संख्या का हमें गुणज प्राप्त करना है, हम उस संख्या को आधार बना के उसे अलग अलग संख्याओं से गुणा करते जाते हैं, गुणज मिल जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ 6 की बात हो रही, तो 6 को हम किसी से भी गुणा कर दें, मान लीजिए 5 से कर दिया, 6 को हमने 10 से कर दिया, 6 को हमने 1200 से कर दिया, किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे और फिर जो मान हमें प्राप्त होने वाला है, जैसे यहाँ पर 60, यहाँ पे 7200, तो ये सब क्या है, ये सब 6 के गुणज हैं। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पे इसने एक शब्द डाल दिए प्रथम 5, प्रथम 5। तो जब भी इस तरह का शब्द आ जाए प्रथम, ठीक है ना, तो अगर उसने लिखा हो तो 6 के 5 गुणज लिखिए, ठीक है ना। तो 5 गुणज में आप 3 तो आपके सामने, 2 कोई और संख्याओं से गुणा करके निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब कभी भी प्रथम शब्द काम में लेने वाला है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है, हम 6 को जो गुणा करेंगे वो किसी भी संख्या से गुणा करके नहीं लाने वाले हैं। हम 6 की शुरुआत, किसी भी संख्या के गुणजों की शुरुआत 1 से गुणा करके निकालने वाले हैं, अर्थात
यहाँ पे चूंकि 6 के निकालें तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 1 से। गिनती हमारी 1 से होती है ना, या यूँ कह लीजिए प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्याओं से गुणा करके लेना है। और चूँकि यहाँ पर इसने 5 का है तो 5 तक ले लेंगे गिनती को, ठीक है ना। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 को 5 से गुणा करेंगे। 5 तक ही कहा है ना उसने, ठीक है। तो अब इनके जो मान आएंगे वो हो जाएंगे 6 के प्रथम 5 गुणज। तो 6 को 1 से गुणा किया तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो ये क्या हो गया, ये वास्तव में 6 का पहाड़ा ही तो हो गया। तो बस यहाँ से ये एक छोटा सा और क्लू मिल गया जो नोट डाउन कर लीजिए। जब भी वो आपको प्रथम बोलेगा, ठीक है, किसी भी संख्या का, तो हमें क्या करना है, उसके पहाड़े को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 के प्रथम 5 गुणज कह रहे हैं तो हम 6 का पहाड़ा लिखने वाले हैं, बिल्कुल। तो ये होने वाला है 6, 12, 18, 24 और 30, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों के तीनों उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।